हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अभी तक हमने देखा है कि माइक्रोब्स के थ्रू कौन कौन से केमिकल, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम। वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ओके, माइक्रोब्स कैसे बायोगैस बनाते हैं। चलो, अब गैस का मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल हम घर पे जो सिलेंडर लाते हैं, ओके, तो वो सिलेंडर के अंदर गैस भरा होता है एंड उसका इस्तेमाल करते हैं हम कुकिंग के लिए। ओके, तो वो भी एक टाइप का गैस है। यहाँ पे बायोगैस का मतलब क्या, तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो गैस बनता है वो हम बोलेंगे बायोगैस। ओके, और यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है इन फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़ मेकिंग and production of beverages the main gas produced was कार्बन डाइऑक्साइड। आगे के लेक्चर्स में हमने देख लिया है कि फर्मेंटेशन हो डो का इडली एंड डोसा बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं एंड माइक्रोब्स लास्टली बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। स्वीस चीज़ होता है, उसके अंदर बड़े बड़े लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इस वजह से। ओके, इडली एंड डोसा का जो डो है वो थोड़ा फूला हुआ लगता है, क्यों, क्योंकि गैस रिलीज होता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डो ऑफ इडली एंड डोसा किस में से बनता है, जो राइस फ्लोर है या फिर अलग अलग जो दाल होती है उसके अंदर से बनाया जाता है डो। वहाँ पे रिएक्शन करेंगे बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से वो जो डो है इडली एंड डोसा का वो फूला हुआ लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, चलो और एग्जाम्पल। बेवरेजेस अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट या फिर सीरियल्स का। ईस्ट रिएक्शन करेगा, कौन सा ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, एंड प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखे, सब जगह आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड में रिलीज हो रहा है। ओके, चलो। माइक्रोब्स प्रोड्यूस गैसियस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबोलाइज्म। कुछ जो माइक्रोब्स है वो अपना ग्रोथ एंड मेटाबोलाइज्म करेंगे तब पर्टिकुलरली गैसियस एंड प्रोडक्ट, मतलब गैस जैसा नेचर वाले एंड प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ वन काइंड ऑफ गैस, वो रिलीज हो रहा है एंड में। ओके, तो कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उनके पास नेचर होता है कि जब वो ग्रोथ करते हैं, मेटाबोलाइज्म करते हैं, तब गैसियस एंड प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ओके, the type of gas product depend upon the microbes and the organic substance they utilize। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोब कौन सा है, बैक्टीरिया। यहाँ पे बेवरेजेस में माइक्रोब कौन सा है, ईस्ट। तो सारे माइक्रोब्स अलग अलग टाइप के हैं, तो कौन सा माइक्रोब्स यूज़ किया है उस पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड चीज़, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि राइस फ्लोर यूज़ किया, दाल यूज़ किया, फ्रूट या फिर सीरियल, वो एक तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम कौन सा माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं एंड कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा जो गैस बन रहा है एंड में वो कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मीथेन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा या फिर कोई नया ही और कोई गैस बने। ओके, तो गैस एंड में क्या बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, 2 चीज़ों के ऊपर, 1 माइक्रोब एंड सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, मिथेनोजन बैक्टीरिया ग्रो एनेरोबिकली। चलो अब
एनेरोबिकली क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि चैप्टर 14 में 11th में हमने देखा है कि दो तरह से रेस्पिरेशन होता है। ओके, दो तरह से रेस्पिरेशन, एक को बोलते हैं एरोबिक, एक को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक किसे बोलेंगे? ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन O2 रिक्वायर हो, उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे? एनेरोबिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनेरोबिक। ओके, चलो अब हमारा यहाँ पे क्या है, मिथेनोजन बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहे हैं? एनेरोबिकली, यानी कि क्या? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑन सेल्यूलोजिक मैटर। ओके, बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, ऊपर हमने देखा कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, गैसियस एंड प्रोडक्ट, वन माइक्रोब। ओके, तो माइक्रोब तो हमारा कौन सा मिल गया? मिथेनोजन। अब सेकंड कौन सा चीज़ है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है वो है सेल्यूलोजिक मटेरियल। सेल्यूलोजिक मटेरियल मतलब क्या? तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट हो। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रास है या फिर लीफ है। यूजुअली जो प्लांट होते हैं उनका जो ग्रीन पार्ट होता है, जैसे कि लीफ है या फिर उनका स्टेम है, ग्रास है, वो भी पूरा ग्रीन होता है, तो वो सब के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ओके, तो माइक्रोब्स हम बायोगैस बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो है मिथेनोजन। एंड ऑर्गेनिक मैटर जो यूज़ करेंगे वो है सेल्यूलोजिक मैटर। ओके, तो अब ये माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर दोनों रिएक्शन करेंगे और जो गैस बनेंगे वो कौन कौन से गैस होंगे? मीथेन यानी कि CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। ओके, तो ये जो तीन गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, वो तीनों है हमारा बायोगैस। ओके, बायोगैस के अंदर ये तीन गैस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, हमने ऊपर ऑलरेडी देखा कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स है मिथेनोजन, ऑर्गेनिक मैटर है कौन सा? सेल्यूलोज। एंड जो गैस प्रोड्यूस होता है वो है CH4, CO2 एंड H2। तो ये तीनों है हमारे बायोगैस। ओके, चलो पर अब ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ से? सेल्यूलोज तो हमें पता है कि भाई ग्रास के अंदर है। ओके, पर ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो हम कहाँ से लाएंगे बायोगैस बनाने के लिए? तो वो सब के बारे में आगे देखते हैं। चलो, उसके बाद एक और लाइन है कि मोस्ट कॉमनली मिथेनोजन बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो है पूरा एक ग्रुप और उसका एक मेंबर है मिथेनोबैक्टीरियम, जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है टू प्रोड्यूस बायोगैस। ओके, चलो अब शुरू करते हैं कि मिथेनोजन ये जो हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ से बायोगैस बनाने के लिए? तो कहाँ पे ये मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में देखो। फर्स्ट, एनेरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट एंड एनेरोबिक स्लज क्या है उसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, एक पूरा टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट करके, तो वो जो टॉपिक है उसमें आएगा कि एनेरोबिक स्लज होता है एंड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। ओके, तो वो आपको समझ में आ जाएगा तब। सेकंड चीज़ जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया वो है इन दी रूमेन ऑफ कैटल। रूमेन का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, जो स्टमक है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा, उसके अंदर एक पार्ट है छोटा सा जिसे बोलते हैं रूमल, यूजुअली कैटल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दो जगह पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है मिथेनोजन, कौन कौन सी? एनेरोबिक स्लज एंड दूसरा रूमेन ऑफ कैटल। ओके, चलो अब ये है काऊ का फोटोग्राफ और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे रूमेन दिया हुआ है।
ओके ये जो रीजन है वो रूमेन दिया है, ओके स्टमक का एक पार्ट जो कैटल के अंदर है। चलो अब आपको पता ही है कि जो कैटल जैसे एनिमल्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं, ओके और मैंने आपको बोला सेल्यूलोज कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रास के अंदर। ओके चलो तो देखो सेल्यूलोसिक मैटर प्रेजेंट इन कैटल फूड, कैटल का फूड जो है ग्रास जो है उसके अंदर प्रेजेंट है सेल्यूलोज, उसके रूमेन के अंदर प्रेजेंट है मिथेनोजन। ओके बायोगैस बनाने के लिए जो दोनों चीज़ें चाहिए वो हमें कैटल की बॉडी के अंदर मिल गई। ओके ग्रास भी उसके बॉडी में गया खाने की वजह से, उसके रूमेन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो अब उसका आगे हम कैसे उसमें से कैसे बनाएंगे बायोगैस, देखो इन रूमेन मिथेनोजन हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज। ओके कैटल खाएगी घास, ओके ग्रास खाया, कहाँ पे गया डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक रूमेन के अंदर, वहाँ पे जो मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करेंगे ग्रास के अंदर जो सेल्यूलोज है उसका ब्रेकडाउन करेंगे। सेकंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ओके जैसे ही सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन हुआ, खाने की चीज़ है तो सेल्यूलोज क्या बनाएगा न्यूट्रिशन बनाएगा। कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन हो या फिर दूसरा कोई भी एनिमल, क्यों हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओके तो यहाँ पे जो कैटल के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, उसने जो ग्रास खाया जिसके अंदर सेल्यूलोज था उसका डाइजेशन किया एंड न्यूट्रिशन बनाया। ओके चलो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ओके सेल्यूलोज खाया डाइजेस्ट हुआ पर थोड़ा जो हिस्सा होगा वो अनडाइजेस्टेड होगा जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटा। ओके तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो गोबर के फॉर्म में कैटल की बॉडी से बाहर आएगा। ओके अब क्या होगा, तो ये गोबर के अंदर सेल्यूलोज वाला मटेरियल अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज वो प्रेजेंट होगा एंड सेकंड चीज़ जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगा मिथेनोजन बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो फूड है वो पास होके आया है रूमेन के अंदर से, तो सीधी बात है अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज तो है ही, साथ साथ में कैटल की बॉडी से बाहर निकले मिथेनोजन बैक्टीरिया भी है। तो ये सारी प्रेजेंट होती है गोबर के अंदर जिसे कैटल डंग भी बोलते हैं। ओके चलो तो देखो दी एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर। ओके ये जो गोबर होता है वो है एक तरह का एक्सक्रीटा कैटल का। इट इज़ रिच इन दिस मिथेनोजन बैक्टीरिया। ओके उसमें काफ़ी सारे अमाउंट में मिथेनोजन बैक्टीरिया है। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। ओके अब ये जो कैटल का डंग है गोबर है उसका हम इस्तेमाल करेंगे बायोगैस बनाने में। ओके मेनली ये जो गोबर है उसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है। यूजुअली ये जो कैटल का डंग है और ये जो गोबर गैस या फिर बायोगैस है वो गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके चलो ऊपर देखो आप मिथेनोजन बैक्टीरिया अब थर्ड कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, डंग। ओके तो आपको अगर एमसीक्यू में या फिर वीएसक्यू में पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगह पे मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बुक में ऊपर वाली जो दो चीज़ें थी वो तो इंक्लूडेड है ही, दी है आपको, पर आपको ये भी याद रखना है कि डंग के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर आपको ऑप्शन दिया है डंग तो वो भी सही ही है। ओके वो भी गलत नहीं है। तो अब मिथेनोजन 3 जगह प्रेजेंट है, एनारोबिक स्लज, रूमेन ऑफ कैटल एंड कैटल का जो डंग है उसके अंदर। ओके चलो आगे देखो, ये देखो ये फोटोग्राफ में ये है सेल्यूलोजिक मैटर जो खाएगी काउ, उसके बॉडी में गया मिथेनोजन बैक्टीरिया रूमेन में प्रेजेंट। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो है काउ डंग, काउ डंग के साथ ऐड किया जाता है वाटर।
काउ डंग प्लस वाटर को हम बोलते हैं स्लरी। एंड ये जो स्लरी है उसे एक ज़मीन के अंदर खड्डा बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है। वहाँ पे ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो प्रोसेस करके बनाएंगे बायोगैस। ओके, क्या बनाया? बायोगैस बनाया, बायोगैस जनरेट हुआ। देन एक बार बायोगैस बन जाए वो पाइप के थ्रू आसपास के जो घर है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ओके, एंड वो जो घर है वहाँ पे कुकिंग के लिए या फिर लाइटिंग के लिए बायोगैस का यूज़ किया जाता है। ओके, चलो अब ये जो बायोगैस है उसका प्लांट कैसे बनाते हैं या फिर बायोगैस प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, फिगर है, वो क्या है? तो देखो ये जो फिगर है वो आपकी बुक में भी दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ज़मीन के अंदर कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है। जैसे मटेरियल होता है सीमेंट, सीमेंट का हम यूज़ करते हैं वॉल बनाने के लिए, सेम वे ये जो कंक्रीट है वो भी एक तरह का मटेरियल होता है, एक तरह के पत्थर होते हैं जिससे बनाया जाता है ये बायोगैस प्लांट। ओके, ज़मीन के अंदर खड्डा करना है, कितना डीप? 10 to 15 फीट जितना। ओके, देन डंग बायो वेस्ट इज एडेड विच नॉन एज स्लरी। आगे हमने देख लिया कि जो काउ डंग है वो एंड वाटर दोनों को हम बोलेंगे स्लरी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड किया है डंग एंड वाटर। ओके, देन वो क्या होगा, ये जो हमने खड्डा बनाया है उसके अंदर धीमे धीमे आता रहेगा। ओके, ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। ओके, अब ये जो सारा मैटर था इसके अंदर आया, हमने जो कंक्रीट का खड्डा बनाया है उसके अंदर आया ये जो स्लरी है वो। देन ये जो ज़मीन के नीचे ये जो खड्डा बनाया है उसके ऊपर रखा जाता है एक कवर। कवर रखने का क्या पर्पस है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो खड्डा है उसके अंदर गैस बना या नहीं? ओके, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ज़मीन के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रखा जाता है। जैसे ही गैस बनेगा वो जो कवर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। ओके, अगर वो कवर थोड़ा ऊपर की तरफ आया है मतलब अंदर गैस बन रहा है। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि गैस फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यूजुअली क्या रखा जाता है, ऊपर की तरफ एक फ्लोटिंग कवर। ओके, ये जो फ्लोटिंग कवर है इट कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। ओके, मैंने आपको बोला कि ये जो फ्लोटिंग कवर है राइज होगा, धीमे धीमे ऊपर की तरफ आएगा। ओके, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा माइक्रोबियल एक्टिविटी अंदर हो रही है एंड हमारा जो बायोगैस है वो बन रहा है। ओके, दीज गैस आर सप्लाई टू नियर बाय हाउस बाय पाइप। ओके, एक बार जो हमारा गैस है यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 बन गया, देन उसे पाइप के थ्रू आसपास के जो घर होते हैं वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। इट यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। ओके, कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये गैस को। उसके बाद है दिस स्लज इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र। चलो अब हमें तो जो मेन चीज़ चाहिए वो है गैस, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे कुकिंग के लिए। पर ये जो गैस बन जाता है उसके बाद नीचे की तरफ जो बाकी सारा कचरा रहा, वेस्ट रहा, उसका क्या करेंगे? तो ये जो वेस्ट है नीचे की तरफ उसे बोला जाता है स्लज। क्या बोला जाता है? स्लज। आप स्लरी एंड स्लज दोनों में कंफ्यूज मत होना। ओके, स्लज क्या है? बाकी रहा हुआ कचरा, वाइल स्लरी क्या था? डंग प्लस वाटर। तो ये जो नीचे बाकी रहा जो स्लज, कचरा, उसे
यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। ओके, आपने में भी देखा भी होगा कि काफ़ी बार जो खेत होते हैं उसके अंदर हम गोबर ऐड करते हैं। ओके, गाय भैंस का जो गोबर है वो ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गोबर है वो एक तरह का फर्टिलाइज़र है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो ज़मीन के अंदर जाएंगे एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो ये नीचे की तरफ बाकी रहा जो कचरा, जिसे हम बोलेंगे स्लज, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? खेत में एज अ फर्टिलाइज़र। ओके, तो ये था बायोगैस का जो प्लांट है उसके बारे में। नेक्स्ट देखो, बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, 3 मेन गैस है, कौन कौन से? CO2, H2 एंड मीथेन, कंटेनिंग प्रीडोमेंटली मीथेन। ओके, 3 है, उसमें से भी जो मेन गैस है, मेन जो डोमिनेंट गैस है बायोगैस के अंदर, वो कौन सा है? मीथेन। ओके, एंड ये जो मीथेन गैस होता है वो कैसा होता है कि अगर उसके कांटेक्ट में आग आ गई तो ये जो मीथेन है वो फायर हो सकता है। ओके, इसीलिए उसका यूज़ हम कुकिंग के अंदर करते हैं। फायरेबल गैस है मीथेन है वो। तो मेन जो गैस है वो है मीथेन, प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। हमें पता है मिथेनोबैक्टीरियम या फिर मिथेनोजन माइक्रोब्स यूज़ हो गए यहाँ पे। ओके, एक और चीज़, मिथेनोजन या फिर मिथेन यूज़, यस, मिथेनोजन या फिर मिथेनोबैक्टीरियम जो माइक्रोब है वो यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? मीथेन, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ही उन्हें मिथेनोजन नाम दिया गया है। ओके, और ये जो गैस बना विच में बी यूज एज फ्यूल। ओके, फ्यूल का मतलब होता है कि जो गैस है या फिर पेट्रोल डीजल है वो सब एक तरह के फ्यूल होते हैं। तो फ्यूल बना, हमारा गैस बना बायोगैस, और उसे हमने यूज़ किया लाइट करने के लिए या फिर जो कुकिंग है वो करने के लिए। ओके, चलो, उसके बाद मैंने आपको आगे भी बोला कि ये जो बायोगैस होते हैं वो यूजुअली गांव के अंदर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और पहले के ज़माने में तो काफ़ी देखने को मिलते थे। अब तो सिलेंडर आ गए हैं, हम मार्केट से ले आते हैं सिलेंडर। ओके, पर पहले क्या होता था, सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे, आज से 40-50 साल पहले। तो वो दौरान गांव में काफ़ी देखने को मिलते थे बायोगैस। ओके, इससे बेनिफिट क्या होता है? एक तो ये जो गोबर होता है गाय भैंस का, उसका जो सही से यूज़ होता है। ओके, बायोगैस तो बनता ही है, साथ साथ में बाकी जो स्लज रहा वो एज अ फर्टिलाइज़र भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट है उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी होता है। और ये जो बायोगैस है वो कैसा है, तो उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो हमारा जो इंडिया है उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडीज़ देते हैं या फिर गांव के अंदर एजुकेशन देते हैं कि वो जो अपना गोबर है उसका इस्तेमाल करे बायोगैस बनाने में। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में वर्क कर रहे हैं बायोगैस का डेवलपमेंट के लिए, उनका कुछ नाम दिए हैं। 2 नाम है, आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं VSQ MCQ के लिए। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे बोला जाता है शॉर्ट में IARI, एंड सेकंड वन इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में वर्किंग है, लोगों को एजुकेट करते हैं रूरल एरिया में कि वो अपना जो डंग है, गोबर है, उसका इस्तेमाल करें बायोगैस बनाने के लिए। ओके, तो ये है बायोगैस के बारे में। एक और चीज़ जो मुझे आपको बोलनी थी कि आपने देखा होगा काफ़ी बार मैं वीडियो लेक्चर में बोलती हूँ कि 11th में हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा है। ओके, तो मैं आपको मैसेज में भी बोल रही हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ो लेक्चर देखने से पहले। ओके, 11th जो है वो आपका बेसिक है, आपका जो बेस है वो है 11th। तो आप प्लीज़ ये जो मैं बोल रही हूँ मैसेज में आपको या फिर वीडियो लेक्चर में बोल रही हूँ कि आप एक बार देख लेना 11th की बुक में से, तो आप देखा करो एक बार बुक के अंदर से, आपको ईजी रहेगा वीडियो लेक्चर समझने के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।